हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपने इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे 22 जनवरी 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। जैसा कि मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताता हूं कि ये वीडियो सीरीज जो चल रही है हमारी, ये डेली करंट अफेयर वीडियो सीरीज है। और इस वीडियो सीरीज में जो समाचार पत्र पत्रिकाएं, विभिन्न वेबसाइट जो रहती हैं, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं और बदलते पैटर्न के प्रारूप के अनुरूप ही ये वीडियो डिजाइन किया गया है। इसमें आपको प्रीलिम्स के फैक्ट तो मिलते ही मिलते हैं, साथ ही साथ मेन से संबंधित कुछ जो डाटा है, वो परीक्षा ओरिएंटेड डाटा है जो है यहाँ पर मिल जाते हैं। मैं आपको वहीं पे बता देता हूँ कि आपके मुख्य परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिसको आप वैल्यू एडेड मटेरियल की तरह यूज कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 22 जनवरी 2025 के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उन पे चर्चा करते हैं। पहली खबर देखें तो एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर, भारत को तीसरा स्थान, जो एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर है, ठीक है, इसमें भारत को तीसरा स्थान दिया गया है। आगे बात कर ले, खबर क्या है तो चीन शीर्ष स्थान पर है, यानी कि चीन को पहले स्थान पर रखा गया है। चीन को पहले स्थान पर रखा गया है, फर्स्ट रैंक प्रदान की गई है चीन को। वहीं इंडोनेशिया को दूसरे स्थान पर रखा गया। इंडोनेशिया को किस स्थान पर? सेकेंड रैंक पर रखा गया है। और भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को थर्ड रैंक पर रखा गया है। अब थर्ड रैंक पर रखा गया, भारत का जो स्कोर है, भारत का स्कोर स्थिर था, लेकिन हुआ क्या, इंडोनेशिया का स्कोर बढ़ गया। तो इस वजह से इंडोनेशिया जो है वो दूसरे नंबर पर चला गया और भारत तीसरे नंबर पर आ गया। यह अध्ययन जो है ये सरकार, व्यवसाय, मीडिया और एनजीओ में विश्वास को मापता है। यानी कि जो एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर है, एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर है, ये क्या मापता है, किस लिए ये रिपोर्ट जारी की जाती है, किस लिए ये इंडेक्स जारी किया जाता है। बेसिकली ये रिपोर्ट और इंडेक्स के सेक्शन से इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो यह अध्ययन सरकार, व्यवसाय, मीडिया और एनजीओ में विश्वास को मापता है कि लोगों का विश्वास किस तरह कितना है। ठीक है, तो अगर जो देखा जाए तो भारत को इसमें तीसरा स्थान मिला है। आगे देखें तो क्षेत्रीय विश्वास का स्तर देखा जाए, जो क्षेत्रीय विश्वास का स्तर है, क्षेत्रीय विश्वास के स्तर में भारत को स्थानीय कंपनियों में वैश्विक विश्वास रैंक में 13वां स्थान दिया गया है। ठीक है, जो क्षेत्रीय विश्वास स्तर है उसमें जो भारत की स्थानीय कंपनियां हैं, स्थानीय कंपनियों को वैश्विक विश्वास रैंक में 13वां स्थान दिया गया है, 13वें स्थान पर रखा गया है। तो ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है बेसिकली कि एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का सरकार में, व्यवसाय में, मीडिया में, एनजीओ में किस प्रकार कितना विश्वास है, उसी चीज को मापा जाता है यहाँ पर एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर के द्वारा। ठीक है, तो इसके जो महत्वपूर्ण डाटा थे वो मैंने आपको बता दिए। चलिए अगली खबर देखें। अगली खबर क्या है? देश के पहले घुमावदार केबल सड़क पुल का उद्घाटन। ठीक है, देश के पहले घुमावदार केबल सड़क पुल का उद्घाटन किया गया है। देख लेते हैं किसके द्वारा किया गया। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 21 जनवरी को गोवा में भारत के पहले घुमावदार केबल सड़क पुल का उद्घाटन किया है। ठीक है, किसने किया है? नितिन गडकरी ने किया है। कब किया? 21 जनवरी 2025 को। कहां पर किया? गोवा में किया। ठीक है, और ये भारत का पहला घुमावदार केबल सड़क पुल है। और जैसे ही मैं आपको हमेशा से बताता हूं, कभी भी आपके जैसे कोई पॉइंट आता है परीक्षाओं में, न्यूज़पेपर में, जो आपके दृष्टिकोण से अगर जो देखें, जैसे आता है भारत में पहला, भारत में सबसे बड़ा, भारत का सबसे ऊंचा, विश्व में पहला, विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे ऊंचा, ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रथम, या किसी भी राज्य में प्रथम, ऐसी चीजें जो होती जो पहली बार कोई घटना घटित होती तो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली वन लाइनर फॉर्मेट में सीधे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए उन पॉइंट्स को आप देख लीजिए। ठीक, किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? देश का पहला घुमावदार केबल सड़क पुल है, इसका उद्घाटन नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है। कथन कारण में भी आपसे पूछ सकता है, डायरेक्टली भी पूछ सकता है। कहां पर किया गया? गोवा में किया गया। ठीक है, कब किया गया? डेट याद रखना, 21 जनवरी 2025 को किया गया। और ये पहला घुमावदार सड़क पुल है भारत का। पुल की विशेषता देख ले। विशेषता में देखें तो 180 डिग्री वक्रता त्रिज्या, यानी कि अर्धचंद्राकार ये घुमाव है इसका, 180 डिग्री का घुमाव है इसमें। और साइड को, ठीक है, साडा को वरुणापुरी और गोवा के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ता है। ठीक, ये किसको जोड़ेगा? तो साडा को वरुणापुरी और गोवा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ने के लिए इसका निर्माण किया गया है। ठीक, तो ये पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से हो सकते हैं देश के पहले घुमावदार केबल सड़क पुल के बारे में, वो सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अगली खबर देखें, ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई थी। पिछले 2 दिन से ऑक्सफैम की रिपोर्ट जो है वो हर किसी की जबान पे घूम रही है, पहले भी घूमती थी। जैसे आपने जो ड्रेन थ्योरी है, ठीक है, हिस्ट्री में ड्रेन थ्योरी के बारे में पता ही है। फिर उसके बाद में स्पंज का सिद्धांत, ठीक है, ये जैक सुलिवन ने दिया था, सिलीमैन ने दिया था। ठीक, जैक सुलिवन ने दिया था कि जो गंगा का जल है, गंगा के जल से तात्पर्य उसका बेसिकली मुद्रा से था। गंगा के जल को यहाँ, मतलब गंगा के किनारे से जल को निचोड़ता है स्पंज। ठीक है, जो ब्रिटिश व्यवस्था है वो एक स्पंज की भांति कार्य करता है, जो गंगा के जल को सोखता है और टेम्स के किनारे निचोड़ देता है। ठीक है,
तो वहीं पर उसी को देखा जाए तो अंग्रेजों ने भारत से 64.82 ट्रिलियन डॉलर लूटे। ऑक्सफैम की रिपोर्ट दावा कर रही है कि अंग्रेजों ने जब उपनिवेशवाद का काल चल रहा था उस टाइम पे अंग्रेजों ने भारत से कितना लूटा है, उस लूट पर डाटा जारी किया है ऑक्सफैम ने। 64.82 ट्रिलियन डॉलर अंग्रेजों ने भारत से लूटा है। ठीक है, देखें तो 1765 से 1900 के बीच ब्रिटेन ने भारत से 64.82 ट्रिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर लूटे हैं। इतनी राशि से, जो ये राशि है ना, बेसिकली ये दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में खबर छपी हुई थी। ठीक है, दैनिक जागरण न्यूज़पेपर की एक खबर है, उसमें लिखा गया था कि ये जो राशि है, जितनी राशि अंग्रेजों ने लूटी है भारत से, इतनी राशि से लंदन को 4 बार 50 पाउंड के नोटों से ढका जा सकता है। यानी कि इतना राशि उन्होंने लूटी कि उस राशि से लंदन को 4 बार ढका जा सकता है 50 पाउंड के नोटों से। 1750 में भारत की वैश्विक औद्योगिक उत्पादन में 25% हिस्सा था, जो 1900 में घट के कितना रह गया, 2% रह गया। मतलब विश्व में जो कुल उत्पादन होता था ना, उसमें अगर भारत की हिस्सेदारी देखा जाए तो 1750 के आसपास भारत की हिस्सेदारी लगभग 25% थी, जो 1900 आते आते अंग्रेजों के द्वारा इतना लूटा गया कि यहीं से कच्चा माल ले जाते थे और अपने यहाँ औद्योगिक क्रांति उनके यहाँ हो ही चुकी थी, अपने यहाँ निर्माण करते थे, उसी चीज को हमारे यहाँ पे लाके और कई गुना ज्यादा दामों पे बेचते थे। ठीक है, तो वैश्विक 1900 आते आते 2% रह गया वैश्विक औद्योगिक उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी। ठीक है, आगे बात करें तो ब्रिटिश संरक्षणवादी नीतियों ने भारतीय उद्योग को कमजोर किया। जो ब्रिटिश की संरक्षणवादी नीतियां थी, उन्होंने ही भारतीय उद्योग को कमजोर किया, ऐसा ऑक्सफैम का रिपोर्ट दावा करती है। अब आते हैं अगली खबर। अगली खबर क्या है, एक किताब है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जैसा कि आप जानते हैं, अभी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध विराम समझौता हो चुका है, तो उस वजह से ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे ही किताबों का नाम आपसे परीक्षा में पूछा जाता है जो किसी न किसी कारणवश चर्चा में रहा हो, करंट अफेयर में चर्चा में रहा हो, और उस किताब से रिलेटेड पॉइंट्स आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, ये किसकी किताब है, डायरेक्टली आपसे पूछेगा तो ये पंकज मिश्रा ने लिखी है। ठीक है, किसने लिखी है, पंकज मिश्रा ने लिखी है, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। ठीक है, चलिए, तो यहां पे हमने इस पॉइंट के बारे में चर्चा की। अगली खबर देखें, प्रयागराज में कैबिनेट की बैठक। अब प्रयागराज में कैबिनेट की बैठक संपन्न हो चुकी है। जब मैं ये वीडियो अपडेट कर रहा हूं तो प्रयागराज में कैबिनेट की बैठक हो चुकी है, और महाकुंभ में कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई बड़े फैसले किए हैं। उन फैसलों के बारे में देखें तो 22 जनवरी 2025 को प्रयागराज में कुंभ में जो योगी आदित्यनाथ है, उनकी अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 22 तारीख को कैबिनेट की बैठक, जो उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक होनी है, प्रयागराज में होने जा रही है। ठीक है, तो उसी क्रम में बैठक संपन्न हो चुकी है। इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उन निर्णयों में अगर जो देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बलरामपुर में अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर मेडिकल कॉलेज बनेगा। यानी कि जो बलरामपुर जिला है, ठीक है, बलरामपुर जिला अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर यहां पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। और ये बलरामपुर जिला वही है जहां पर मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय का भी निर्माण किया जा रहा है। किसका, मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय। ठीक है, मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय का निर्माण यहीं पर किया जा रहा है। ठीक, और मां पाटेश्वरी देवी मंदिर कहां पर पड़ता है, ये बलरामपुर में पड़ता है। बलरामपुर की एक तहसील है तुलसीपुर। ठीक है, ये इसी तुलसीपुर में मां पाटेश्वरी देवी का शक्तिपीठ पड़ता है, जो 51 शक्तिपीठ है। 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। आगे बात करें, बागपत, हाथरस और कासगंज में भी नए मेडिकल कॉलेज बनेंगे। यानी कि योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक हुई, वहां पर यह घोषणा की गई कि बलरामपुर में अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा, जबकि साथ ही साथ बागपत, हाथरस और कासगंज में भी नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कैबिनेट की जो इंपॉर्टेंट बैठक है, प्रयागराज से संबंधित जो भी पॉइंट्स आपके हो, महाकुंभ से रिलेटेड जो पॉइंट्स हो, उनको आप एक जगह तैयार करते चलिएगा। जब महाकुंभ समाप्त होगा उसके बाद हम लोग एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आएंगे, क्या क्या इवेंट हुए, महाकुंभ कैसे हुआ, महाकुंभ का जो जितनी भी चीजें हैं, सांस्कृतिक महत्व, धार्मिक महत्व, आर्थिक महत्व, सारी चीजों पर हम एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से लेकर आएंगे। लेकिन उससे पूर्व जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगे वो आप नोट करते चाहिएगा। ये आपके जीएस पेपर 5 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ जो निबंध का पेपर है उसमें भी इंपॉर्टेंट हो जाता है महाकुंभ इस बार का। चलो अगली खबर देखें, 67वां राष्ट्रीय सम्मेलन मिशन विकसित भारत 1947 टू 2047। ठीक है, एक सम्मेलन है। आयोजन की तिथि की बात करें तो इसका आयोजन कब किया गया था, 16 जनवरी 2025 को इसका आयोजन किया गया था। आयोजन स्थल की बात कर ले तो इंडियन हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है,
मिशन विकसित भारत 1947 2047 जो आयोजन था, इसका आयोजन कहां पर किया गया था? इसका आयोजन जो है वो इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में किया गया था। आयोजक के बारे में जान ले, किसके द्वारा इसका आयोजन किया गया था? तो इंडियन अचीवर फोरम के द्वारा इसका आयोजन किया। किसके द्वारा? इंडियन अचीवर्स फोरम के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। मुख्य प्रायोजक की बात कर ले, ठीक है, स्पॉन्सर कौन कर रहे थे? जो आयोजन था उस आयोजन को स्पॉन्सर कौन कर रहे थे? तो टाटा स्टील, एसबीआई, एनटीपीसी, ओएनजीसी, बीपीसीएल सहित कई प्रतिष्ठित कंपनियां इसको स्पॉन्सर कर रही थी, इस आयोजन को। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहां पर इसका आयोजन किया गया, ठीक, और कब इसका आयोजन किया गया था। तो ये पॉइंट याद रखना। चलो अगली खबर देखें। अगली खबर है थर्ड नेशनल माइंस मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस। थर्ड नेशनल माइंस मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस जो है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे संबंधित पॉइंट्स देखते हैं क्या क्या आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 21 से 22 जनवरी 2025 को कोणार्क उड़ीसा में तीसरे नेशनल माइंस मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। ठीक है, कब किया गया इसका आयोजन? 21 और 22 जनवरी 2025 को इसका आयोजन किया गया। कहां पर? उड़ीसा के कोणार्क में इसका आयोजन किया गया था। और ये कौन सा संस्करण था? तो ये तीसरा संस्करण था। ठीक है, माइंस मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस का ये तीसरा संस्करण था। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो इसकी अध्यक्षता केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। किसके द्वारा? जी किशन रेड्डी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई, यहां पे आप देख सकते हैं। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? इसका उद्घाटन किया गया मोहन चरण मांझी के द्वारा। ठीक है, मोहन चरण मांझी जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, इन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, साथ ही साथ यह आयोजन केंद्रीय कोयला खान मंत्रालय और उड़ीसा सरकार के सहयोग से किया गया था। यानी कि जो तीसरा नेशनल माइंस मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस है, इसका आयोजन खान मंत्रालय, ठीक, खान मंत्रालय और उड़ीसा सरकार के द्वारा, ठीक है, खान मंत्रालय और उड़ीसा सरकार ने मिलकर किया था। और यहां पर विभिन्न राज्यों के जो खनन मंत्री हैं, खनन मंत्री इसमें शामिल हुए थे, सम्मिलित हुए थे। तो यहां पर हमने जाना थर्ड नेशनल माइंस मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस। और ऐसे कॉन्फ्रेंस जो है वो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऐसे कॉन्फ्रेंस अब यूपीपीसीएस पूछता भी है। ठीक है, जो बहुत लाइमलाइट में रहते हैं उनको छोड़कर जो ऐसे कॉन्फ्रेंस होते हैं, मिनिस्ट्रियल स्तर पर कॉन्फ्रेंस होते हैं, उनको यूपीपीसीएस पूछना स्टार्ट कर दिया है। चलिए अगली खबर देखें। भारत फ्रांस समुद्री सहयोग संवाद। ठीक, भारत फ्रांस समुद्री सहयोग संवाद, इसके बारे में बात करें तो 7वां भारत फ्रांस समुद्री सहयोग संवाद का आयोजन 14 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में किया गया। देखो पहले ही पॉइंट से आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं, आपके एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट। भारत फ्रांस समुद्री सहयोग संवाद का कौन सा संस्करण? 7वां संस्करण, एक पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट, कब आयोजन किया गया? 14 जनवरी 2025 को आयोजन किया गया। ठीक है, कहां आयोजन किया गया? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, तो पहले ही पॉइंट से, जो पहला पॉइंट मैंने यहां आपके लिए लिखा, उसी से आपको 3 पॉइंट मिल गए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आगे देखें, जिसका मुख्य विषय हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना और समुद्री सुरक्षा के लिए साझा दृष्टिकोण का पुनः पुष्टि पर आधारित था। यानी कि जो ये संवाद आयोजित किया गया, उस संवाद के आयोजन का मुख्य विषय क्या था? इसका मुख्य विषय था कि हिंद महासागर क्षेत्र जो है, इसमें सहयोग को बढ़ावा देना और समुद्री सुरक्षा के लिए साझा दृष्टिकोण की पुनः पुष्टि पर आधारित था। इसका संचालन भारत की ओर से पवन कपूर, ठीक है, जो भारत की ओर से पवन कपूर यानी कि डिप्टी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है पवन कपूर, इन्होंने किया। और फ्रांस की ओर से अगर हम बात करें तो एलिस रूफो। अब एलिस रूफो कौन है? तो ये अंतरराष्ट्रीय संबंध के रणनीतिक महानिदेशक है। फ्रांस की ओर से इन्होंने इस संवाद में हिस्सा लिया था। ठीक है, हेड किया था, चेयर किया था। चलो अगली खबर देखें। यहां पर आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 18वां संस्करण। देखिए जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल से संबंधित क्वेश्चन आपके यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू में पूछे जा चुके हैं। जब आप पीवाईक्यू खोलेंगे, पीवाईक्यू का पेपर जब आप पेपर एनालाइज करते हैं, तो बेसिकली आप लोग जो करंट अफेयर के जो पोर्शन होता है, करंट अफेयर का पोर्शन आप छोड़ देते हैं, आप स्टैटिक के क्वेश्चनों को देखते हैं। ज्यादातर आप यही करते हैं, यार ये तो करंट का, इसको छोड़ो आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप करंट का क्वेश्चन देखिए तो क्या पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है, उन चीजों को जब आप देखेंगे तो ऐसे जो फेस्टिवल होते हैं उन फेस्टिवल को भी आयोग ने पूछा हुआ है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा साहित्यिक आयोजन जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 30 जनवरी से 3 फरवरी 2025 तक अपने 18वें संस्करण के रूप में आयोजित होने वाला है। यानी कि इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? 30 जनवरी से लेकर 3 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन किया जाएगा। कहां पर होगा? ये जयपुर राजस्थान में होगा। और यह दुनिया का सबसे बड़ा साहित्यिक आयोजन है। और इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? 18वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। तो यहां से आपको कितने पॉइंट मिल गए? 3 पॉइंट मिल गए एक ही उससे।
ठीक है, एक ही पैरा से आपको 3 पॉइंट मिल गए आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। अगली खबर देखें, इसी से रिलेटेड पॉइंट है। 2025 का संस्करण भी फ्रैक्चर्ड वर्ड थीम पर आधारित है, यानी कि इसका थीम क्या होगा, जो ये फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, ठीक है, इसका थीम क्या होगा, फ्रैक्चर्ड वर्ड, इसी थीम पर इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वर्तमान भू राजनीतिक युद्ध और संघर्ष के साथ साथ थिएटर, नृत्य, संगीत, सिनेमा, खेल, भोजन, जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों पर चर्चा होगी। देखिए साहित्य का सम्मेलन है ही, साथ साथ यहां पर जो पूरी दुनिया में प्रमुख घटनाएं वर्तमान समय में घट रही हैं, उन घटनाओं पर भी चर्चा की जाएगी। इस महोत्सव का एक मुख्य आकर्षण क्या होगा, क्या होने वाला है, कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार। अब कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार जो है ये इस सम्मेलन का मुख्य आकर्षण होने वाला है, और ये किसे प्रदान किया जाएगा, तो ये प्रख्यात हिंदी कवि बद्री नारायण को प्रदान किया जाएगा। और ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार किसको प्रदान किया गया, टिक करके आइएगा, बद्री नारायण को। किसे, बद्री नारायण को। कहां पर प्रदान किया गया, 18वां संस्करण, ठीक, जयपुर लिटरेचर, ठीक है, जयपुर लिटरेचर का 18वें संस्करण में इनको प्रदान किया गया कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार। चलो अगली खबर देखें, भारतीय कॉफी का स्वाद की दुनिया हो रही है दीवानी, विश्व में बढ़ी मांग। जो भारतीय कॉफी है, भारतीय कॉफी की मांग बढ़ रही है, ठीक है, और उसी पर डाटा जारी किया गया है, यहां आप देख सकते हैं, पीआईबी से लिया गया है, साथ ही साथ ये डीडी न्यूज की खबर है। इसमें देखें तो क्या बताई गई है खबर में, भारत अब वैश्विक स्तर पर 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक बन गया है, यानी कि कॉफी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है पूरी दुनिया में, तो कॉफी उत्पादन में भारत की रैंक, अगर जो सीधे सीधे परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कि भारत का स्थान, सीधे सीधे आपसे एग्जाम में पूछेगा, आप टिक करके आना, 7वां स्थान है, ठीक है, कौन सा, 7वां स्थान है। भारत अब वैश्विक स्तर पर 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक है, जिसके निर्यात वित्त वर्ष 2023-24 से बात करें तो 1.29 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। कितना, 1.29 बिलियन डॉलर पहुंच गया फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में। यहां आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 1.29 बिलियन डॉलर पहुंच गया, जो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में कितना था, 719 पॉइंट, यानी कि 719.42 मिलियन था, ठीक है, अब इससे बढ़ के कितना हो गया, 1.29 बिलियन, जो लगभग दुगने के बराबर है, ठीक है, लगभग दुगने के बराबर है, ठीक। तो यहां इससे पता चल रहा है कि जो भारतीय कॉफी है, भारतीय कॉफी की मांग धीरे धीरे मांग बढ़ रही है। अगली खबर देखें, ऋषभ पंत बने लखनऊ सुपर जायंट्स के नए कप्तान। ऋषभ पंत लखनऊ सुपर जायंट के नए कप्तान बन गए हैं। चूंकि लखनऊ सुपर जायंट जो है वो उत्तर प्रदेश की टीम है, इस वजह से यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आईपीएल में देखा जाए तो ऋषभ पंत को कितने में खरीदा गया, इन सब चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले जान लेते हैं, आईपीएल 2025 के लिए लखनऊ सुपर जायंट ने ऋषभ पंत को अपना नया कप्तान नियुक्त किया है, ठीक है, किसे, ऋषभ पंत को अपना नया कप्तान नियुक्त किया है। बात करें, गौरतलब है कि पिछले साल जेद्दा में हुई आईपीएल मेगा नीलामी में पंत सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे। उन्हें लखनऊ फ्रेंचाइजी ने 27 करोड़ रुपए में खरीदा था, यानी कि इनको किसने खरीदा था, लखनऊ सुपर जायंट ने खरीदा था, कितने में, 27 करोड़ में, ठीक, 27 करोड़ में खरीदा था। और जो आईपीएल की नीलामी हुई थी, ये नीलामी कहां पर हुई थी, तो ये जेद्दा में हुई थी, ठीक है, सऊदी अरब के जेद्दा में नीलामी हुई थी और वहीं पर इनको खरीदा गया था लखनऊ के द्वारा। पंत आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट की कप्तानी करने वाले चौथे खिलाड़ी होंगे, यानी कि लखनऊ सुपर जायंट, जब से लखनऊ सुपर जायंट टीम बनी है अब तक 4 कप्तान हो चुके हैं। अब इनमें अगर जो कप्तानों के बारे में बात कर ले तो इनसे पंत से पहले, यानी कि पंत अब तो बन रहे हैं, अब पंत से पहले कप्तान कौन था, तो केएल राहुल थे। केएल राहुल, निकोलस पूरन और कुणाल पांड्या टीम के नेतृत्व कर चुके हैं। यानी कि परीक्षा में आपसे कैसे पूछ सकता है, यह भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन लखनऊ सुपर जायंट के कप्तान नहीं रहे हैं। तो चारों का नाम याद रखना, केएल राहुल रह चुके हैं, ऋषभ पंत हो गए, निकोलस पूरन हो गए, कुणाल पांड्या हो गए, ठीक है, ये लोग लखनऊ सुपर जायंट के कप्तान रह चुके हैं। अगली खबर देखें, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, ठीक है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम बदल दिया है, ठीक, जो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी थी, कल मैंने आपको बताया था कि जब आप मैप देखते हैं अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका का जब मैप आप देखते हैं तो यहां आपको कोने में दिखता है अलास्का, ठीक है, ठीक, ऊपर यहां पे आपको कोने में दिखता है अलास्का। अब यहीं पर है माउंट
देनाली। जो माउंट देनाली है इसका नाम पहले था माउंट मैकिनले, माउंट मैकिनले के नाम से इसको जाना जाता था। ठीक है, अब माउंट मैकिनले के नाम से जाना जाता था, हुआ क्या कि 2015 में बराक ओबामा के द्वारा इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। ठीक, माउंट मैकिनले का नाम परिवर्तित करके माउंट देनाली कर दिया गया। अब माउंट देनाली करने के बाद अब क्या हुआ है कि 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने जब शपथ ग्रहण की तो उसके बाद होता क्या है, कार्यकारी आदेश के द्वारा इन्होंने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया और माउंट देनाली का नाम परिवर्तित कर फिर से क्या कर दिया, माउंट मैकिनले कर दिया। ठीक है, तो यहां पर देखें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम माउंट मैकिनले रखने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है। तो यहां पे दो चीजें आपको पता चली, एक तो देनाली का नाम परिवर्तित करके मैकिनले कर दिया, और दूसरी चीज यह है कि ये उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। स्टैटिक जीके के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अब माउंट मैकिनले है। ठीक है, चलो 2015 में ओबामा ने आधिकारिक तौर पर इस पर्वत का नाम बदलकर डेनाली कर दिया था, जो अलास्का के मूल निवासियों द्वारा सदियों से इस्तेमाल की जाने वाला नाम है, और कोयुकान अथाबास्कन भाषा में इसका अनुवाद है द हाई वन। ठीक है, जो देनाली है, देनाली का अनुवाद क्या होता है अथाबास्कन भाषा में, तो इसको द हाई वन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हालांकि हस्ताक्षरित आदेश के अनुसार आसपास का जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, अब यहां पर देनाली राष्ट्रीय उद्यान, देनाली जो पर्वत है, ठीक चोटी है, उसके आसपास उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है, उसको अभी भी राष्ट्रीय उद्यान जो है उसको देनाली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से ही जाना जाएगा, लेकिन जो चोटी का नाम है उसको केवल चोटी का नाम परिवर्तित किया गया है। ठीक है, तो यहां पर ये पॉइंट आपकी खबरों में रहा और इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ज्योग्राफिकल लोकेशन एक चेंज हो गया है, नाम चेंज हो गया है। ठीक है, तो अमेरिका में भी अब नाम परिवर्तन करने की प्रथा स्टार्ट हो जाएगी, देखें यहां पर। ठीक है, चलो अगली खबर देखें, वैश्विक चुनाव प्रबंधन सम्मेलन का आयोजन। अब वैश्विक चुनाव प्रबंधन सम्मेलन का जो आयोजन है, ठीक, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। इससे संबंधित जो भी पॉइंट है आइए हम लोग यहां पर चर्चा करते हैं। भारत चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2023 और 23 और 24 जनवरी, ठीक है, कब 23 जनवरी और 24 जनवरी को नई दिल्ली में 2 दिवसीय वैश्विक चुनाव प्रबंधन सम्मेलन आयोजित करेगा। किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। कब, 23 और 24 जनवरी। अब यहां पर एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। ठीक, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, और ये आपको बताना है कमेंट में। ये चीज आप बताएंगे कमेंट में मुझे, इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग वीडियो को भगा के नहीं देख रहे हैं, आराम से देख रहे हैं वीडियो को। ठीक है, चलो इसका उद्देश्य क्या है, जो ये आयोजन हुआ इस आयोजन का उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य दुनिया भर के चुनाव प्रबंधन निकायों को चुनाव प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करना था। ठीक है, आगे बात करें, इसे भारत निर्वाचन आयोग के और भारत निर्वाचन आयोग के अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान और एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज सेंटर के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। किसके सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, तो दोनों संस्थाओं का नाम याद रखना, भारतीय निर्वाचन आयोग, ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग का एक निकाय है, संस्था है, अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान, साथ ही साथ एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज सेंटर के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें भूटान, नेपाल, मॉरिशस, रूस, इंडोनेशिया, ट्यूनीशिया समेत 13 देशों के 30 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। ठीक है, तो इसमें लगभग 13 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेने वाले हैं। चलो आगे बात करें, अगली खबर कौन सी है, उड़ीसा में आयोजित होगा पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस जैसा आप सब जानते हैं कि 23 जनवरी का जो दिन होता है, 23 जनवरी, जो 23 जनवरी का दिन होता है इसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो 23 जनवरी पिछली बार जो आयोजन हुआ था वो नई दिल्ली में हुआ था, लेकिन पराक्रम दिवस का जो इस बार आयोजन हो रहा है ये कहां पर होगा, इसका मेन इवेंट जो आयोजित होगा, वैसे तो पूरे भारत में मनाया जाएगा लेकिन जो मेन इवेंट होगा वो उड़ीसा में होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती के अवसर पर उनकी जन्मस्थली कटक उड़ीसा में पराक्रम दिवस का भव्य आयोजन किया जा रहा है। 3 दिवसीय यह समारोह 23 से 25 जनवरी 2025 तक कटक के ऐतिहासिक बाराबाटी किले में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, कटक में इसका आयोजन किया जाएगा। इससे संबंधित कुछ पॉइंट और जान लेते हैं। इस कार्यक्रम का उद्घाटन उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी 23 जनवरी को करेंगे। कब करेंगे, 23 जनवरी को इसका उद्घाटन किया जाएगा पराक्रम दिवस का। गौरतलब है कि पराक्रम दिवस की शुरुआत कब हुई थी, शुरुआत कब हुई थी ये डेट याद रखना, 2021 में इसकी शुरुआत हुई थी। सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत जो हुई थी, पराक्रम दिवस कब हुई थी, 21, ठीक है, वर्ष 2021 में हुई थी इसकी शुरुआत।
जब इसे नेताजी की जयंती को सम्मानित करने के लिए घोषित किया गया। 2024 में यह कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित किया गया था। दिल्ली के जो दिल्ली का लाल किला है वहां पर आयोजित किया गया था, और इस बार कहां पर किया जा रहा है, इस बार मैंने आपको बताया उड़ीसा के कटक में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, चलो अगली खबर देखें। पीएम STA, ठीक है, STIAC की 27वीं बैठक, STAIC की 27वीं बैठक है, इसके बारे में पॉइंट्स जान लेते हैं। प्रधानमंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार परिषद, ठीक है, विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार परिषद जो है, इसकी 27वीं बैठक कब हुई? 21 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के स्थित विज्ञान भवन में संपन्न हुई। ठीक है, कहां पर हुई थी, कब हुई थी, संस्करण कौन सा था? 3 पॉइंट तो यहीं पे आपको पता चल गया। ठीक है, एक ही पैरा से आपको 3 पॉइंट पता चले। कौन कौन से? आपसे परीक्षा में पूछे प्रधानमंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार परिषद, ठीक है, कि बैठक कहां पर हुई? नई दिल्ली में हुई। कब हुई? 21 जनवरी 2025 को हुई। कौन सा संस्करण था? 27वां संस्करण था। तीनों पॉइंट पता चल गया। इस बैठक की अध्यक्षता भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने किया। ठीक है, किसके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई? अजय कुमार सूद के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। कथन कारण में भी ये पॉइंट आपसे परीक्षा में पूछ सकता है, इसी वजह से तैयार रहिएगा। जितने पॉइंट हैं आपके एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट ही लिखे हुए हैं, कोई भी इधर उधर की बात नहीं की गई है वीडियो में। ठीक है, यहां पर आप देखें आगे लिखा है बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो भारत में सेल और जीन थेरेपी को बढ़ावा देने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया था। यानी कि सेल और जीन थेरेपी जो होती है उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से, ठीक है, प्रधानमंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार परिषद की 27वीं बैठक का आयोजन किया गया। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। 21 जनवरी 2025 को इसका आयोजन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? अजय कुमार सूद के द्वारा की गई। ठीक, चलो अब यहां पर हमने आज के वीडियो पे विस्तार से चर्चा कर ली, और विस्तार से चर्चा करने के बाद अब देखते हैं आज का सवाल जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वही पॉइंट यहां पर रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑक्सफैम रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कथन 1 कह रहा है 1765 से 1900 के बीच ब्रिटेन ने भारत के 64.82 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर लूटे हैं। कथन 2 कह रहा है आधुनिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां उपनिवेशवाद की देन मानी गई हैं ऑक्सफैम रिपोर्ट के अनुसार। कौन सा कथन सही है? केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही है, या कोई भी कथन सही नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में आपने जाना, इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? तीसरी नेशनल माइंस मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस के संबंध में सही विकल्प चुनना है। यहां पर 3 कथन दे रखे हैं, अब 3 कथनों में कौन सा सही है आपको बताना है। तीसरे नेशनल माइंस मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस 21 से 22 जनवरी 2025 को कोणार्क उड़ीसा में आयोजित हुई। इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने की। तीसरा कह रहा है इसका उद्घाटन उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के द्वारा किया गया। कौन सा कथन आपको सही है यह बताना है। केवल कथन 1 और 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 और 3 सही है, या सभी कथन सही है? यह हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? लखनऊ सुपर जायंट की कप्तानी इससे पहले किस खिलाड़ी ने नहीं की है? ठीक है, किस खिलाड़ी ने नहीं की है? अभी तो ऋषभ पंत को कप्तान बना दिया गया है, और किसने नहीं की है बताना है आपको। केएल राहुल, कुणाल पांड्या, ऋषभ पंत या श्रेयस अय्यर। ठीक है, इन चारों में से कौन सा उत्तर सही है यह आपको बताना है, और आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही साथ मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूं, ठीक है, और उस सवाल का जवाब देने के साथ साथ आपके पास एक अवसर है। जैसे मैं यहां पर क्लास हमारी खत्म होती है तो आपका जो कमेंट होता है उस कमेंट को मैं कोशिश करूंगा कि जो आपके बेस्ट 3 कमेंट होंगे उन बेस्ट 3 कमेंट को मैं यहां पर शो करूं। ठीक है, स्क्रीन पर शो किया जाएगा, जिससे सभी लोग देखेंगे कि आपने कमेंट क्या किया। आपसे सवाल यह है जनवरी माह के, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट दिवस है, जनवरी माह के जितने इंपॉर्टेंट दिवस है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और जो लोग लिखेंगे उनके यहां पे नाम शो किए जाएंगे। कल से बेस्ट 3 कमेंट जो होंगे, जो भी आपका फीडबैक होगा वो यहां पर दिखाया जाएगा। आप लिखिएगा अपने आंसर, जो क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन का जवाब दीजिए। साथ ही साथ जनवरी माह का जो इंपॉर्टेंट डेज है उन डेज के बारे में जरूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो कैसा लगा बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो साझा करिए, लगातार जुड़े रहिए डेली करंट अफेयर के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।